नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू हो चुकी है, लेकिन इजराइल में बड़ा धमाका हुआ है। वो इजराइल जो लेबनान में कहर बरपा रहा था, एक ही बार, एक ही खेप जो हमले का था, एक बार क्या कहें खेप, आजकल हमलों के खेप हैं। एक खेप में जो हमले किए 24 घंटे के भीतर 300 से ज्यादा लेबनानी नागरिकों को मार डाला इजराइल ने। लेकिन इजराइल भी अब सुरक्षित नहीं रहा। ईरान के हमले बंद होने के बावजूद, ईरान के हमले हो रहे थे तब तो पूरा का पूरा इजराइल धुआं-धुआं था, वहां सायरन बंद ही नहीं हो रहे थे। लेकिन उस सीज फायर के बाद जब ईरान ने मिसाइलें बंद कर दी अपनी, तब भी इजराइल में धमाके हो रहे हैं और 2 बड़े धमाके हुए हैं। पहला इजराइल के एयर डिफेंस बेस पर और दूसरा इजराइल के नेवल बेस पर। इन 2 हमलों के बाद इजराइल फिर भागा है। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, ईरान का प्रेशर भी है, ये सब मिला-जुला करके सिर्फ ये 2 हमलों की वजह से नहीं, ईरान का प्रेशर, क्योंकि शांति वार्ता से ईरान बैकआउट करने की बार-बार धमकी दे रहा है अगर लेबनान पर हमले होंगे, एक वो प्रेशर है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, पूरी यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि सीज फायर में इजराइल को लेबनान को भी शामिल करना होगा, लेबनान पर हमले रोकने होंगे, वो प्रेशर। और तीसरा जो रिटेलिएशन हिजबुल्लाह की तरफ से आया है, जिस हमले की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रेशर। ये तीनों प्रेशर जब बिल्ट हुआ, तो नेतन्याहू फिर ट्रंप के पास भागे और अब 14 तारीख को अमेरिका में शांति वार्ता होगी। वहाँ इजराइल, यहाँ पाकिस्तान में तो इजराइल की एंट्री मना है, यहाँ पे तो एंट्री नहीं हुई। यहाँ पर तो वो तनातनी है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच न युद्ध छिड़ जाए। अब पाकिस्तान में पूरा माहौल एंटी इजराइल बन चुका है। और फिर धमकी, वहां के तो पत्रकार भी धमकी दे रहे हैं कि तुमको तो हम निपटा देंगे कभी भी। हम 80 साल से भारत जैसे देश से लड़ रहे हैं जो इतना विशाल देश है, तो तुम कहां पे टिकोगे हमारे सामने। तो पाकिस्तान में तो माहौल ऐसा है कि इजराइल वहां पर नहीं कदम रखा, लेकिन अब हिजबुल्लाह को लेकर के अमेरिका में बैठेगा। हालांकि ये बात न हिजबुल्लाह के गले उतर रही है, लेबनान की जो सरकार है, प्रशासन है, वो तो उस जो है शांति वार्ता में शामिल होने के लिए हामी भर दिया है। लेकिन लेबनान, देखिए इन देशों के का मिजाज अलग है। लेबनान की जनता उस शांति वार्ता में शामिल होने के खिलाफ सड़कों पर है। वो भले ही मर रहे हैं, वो उसके खिलाफ सड़कों पर है, विजुअल आपको दिखाएँगे। और हिजबुल्लाह खुलेआम मना कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, ये घुटने नहीं टेकना है इस इज़राइल के सामने। ये आक्रमण कर रहा है, मार रहा है, ठीक है, लेकिन इससे लड़ेंगे, इसके सामने झुकेंगे नहीं। भाऊ को लाइए, फिर मैं खबरें एक-एक करके पूरा दिखाऊँ। जोड़िए ज़रा भाऊ को जोड़िए। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले मैं इज़राइल पर जो हमले हो रहे हैं या हमले जो बड़े हुए हैं, उन्हीं का विजुअल दिखाता हूँ। भैया ये ऑफिशियल विजुअल है, हिजबुल्लाह ने जारी किया है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से जारी आधिकारिक विजुअल, ज़रा इसको सबसे पहले देखिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया है। ये फुटेज जारी करके उसने दावा किया है कि मिस्मार हकारमेल बेस है। ये मिस्मार हकारमेल बेस हाइफा के दक्षिण में है। एयर डिफेंस का जो है ये ठिकाना है इजराइल का। इस पर बड़ा अटैक किया है मिस्मार हकारमेल बेस पे। इसके अलावा दूसरा टारगेट बनाया है हाइफा नेवल बेस को। और ये देखिए लॉन्चिंग, देखिए करीब से अगर विजुअल शुरू से देखेंगे, लॉन्चिंग देखिए जबरदस्त, मतलब जो मिसाइलें ये लग तमाम लोगों को लगता था कि ये हल्के-फुल्के रॉकेट उड़ाने वाले ही केवल हैं। यहाँ पर भी मिसाइलें देखिए, और इन मिसाइलों पर अयातुल्लाह अली खामेनेई की फोटो लगा-लगा करके और अब दागना शुरू किया। देखिए लॉन्चर पर ये मिसाइल है, आपको नजर आ रही होगी। यानी ये हिजबुल्लाह को भी हल्के में लेना कि हिजबुल्लाह खाली रॉकेट उड़ाएगा, कंधे से ही उसके पास दागने के लिए है, उसके जो जमीन पर लॉन्चर है वो नष्ट हो चुके हैं। कई बार ये आईडीएफ कहती ना हमने नष्ट कर दिया, ये लोग तो रोज नष्ट कर देते हैं। अभी भी उसके लॉन्चर्स देखिए कितने तगड़े लॉन्चर्स हैं जो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। और हाइफा नेवल बेस और एयर बेस
जो एयर डिफेंस बेस, दोनों पर बड़ा धमाका किया है। वहां के जो आयरन डोम को तो छलनी बना दिया था पहले ही ईरान ने, तो और काम आसान हो गया है। इसके साथ ही यमन का अभी एक ट्वीट मैंने दिया था, वो ट्वीट भी अगर दिखा देंगे तो अच्छा होगा। यमन ने यमन का आप हूती उसको समझिए तब ज्यादा क्लियर होगा। हूती ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, देखिए ब्रेकिंग, ए सीनियर एमंस अंसारुल्लाह ऑफिशियल वार्न दैट अटैक्स ऑन इजराइल विल रिज्यूम इफ स्ट्राइक्स अगेंस्ट लेबनान कंटिन्यू। अगर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे तो फिर यमन से जो अंसारुल्लाह मतलब हूती, आप उसको सीधा कहिए हूती, या सीधा एक शब्द में कहिए ईरान के का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये ईरान भले हमला नहीं करेगा इजराइल पर, लेकिन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वो टारगेट करेगा। यमन से भी हमले शुरू हो जाएंगे अगर तत्काल नहीं रोका, क्योंकि यमन से हमले बंद हो गए थे इजराइल पर। अब जरा इसके आगे चलिए, इसके आगे ये हमलों के साथ जो खेल हो रहा है वो खेल समझने। ईरान लेबनान में सीज फायर नहीं तो बात नहीं, ट्रंप वार्ता फेल तो हथियार तैयार। ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान के साथ सीज फायर नहीं किया गया तो हम बातचीत कभी भी रोक देंगे, और ट्रंप का कहना है कि अगर बातचीत रुकी तो हथियार तैयार है। इन्हीं का हथियार तैयार है, इन जिसका हथियार आधा खत्म हो गया उनका तैयार हो, जिसका बचा है 75% उसका नहीं तैयार है। ये क्या है, ट्रंप का स्टेटमेंट देखिए, अगर पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता फेल हो गई तो अमेरिकी युद्धपोतों को सबसे बेहतरीन हथियारों और गोला बारूद से लोड किया जा रहा है, वे ईरान पर फिर से हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम जहाजों को लोड कर रहे हैं, हम उन्हें सबसे अच्छे हथियारों से भर रहे हैं जो पहले से भी ज्यादा बेहतर हैं। अगर डील नहीं हुई तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे और बहुत प्रभावी तरीके से करेंगे। हटा दीजिए, ये कॉमेडियन हो गया है। अभी मतलब फिर एक बार हथियार जहाजों में भरा था, अब खाली करके लौट गया है, अब फिर 14 दिन में भर रहा है, फिर खाली करके आएगा। ये मतलब पूरा अमेरिका खाली करके मानेगा, ये इससे पहले नहीं मानेगा। पूरा अमेरिका खाली करके मानेगा। हाँ बाबू, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ। ईरान पहले दिन से ईरान ने कोई स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं लाया। ईरान पहले दिन से हमास, हिजबुल्लाह और हुती इनके साथ है। हाँ। ईरान लेबनान के ऊपर ही सीज फायर करेगा, लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेगा। और इजराइल इसी बात पे सीज फायर होने नहीं देगा। हालांकि ये जो आपने दिखाया मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और काफी पावरफुल माना जा रहा है। और यदि ये ऑपरेटिव सिस्टम इनके पास है तो ये कितनी बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। सही कहा आपने, कोई ये प्रिमिटिव ये नहीं है कि जंगलों में पहाड़ों में छुपे हुए कोई आतंकी है और अब खंदे से मोटर लॉन्च कर रहे हैं। ये इतना बड़ा यदि मिसाइल लॉन्च करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, और आयरन डोम तो खत्म हो गया जैसा कि आप पहले ही आप हम बात ही कर रहे हैं इस पे। तो कुल मिलाकर अब इजराइल पाकिस्तान नहीं आ सकता। पाकिस्तान ने तो इजरायली मीडिया को भी मना कर दिया कवर करने के लिए। छोड़ दीजिए, वो जो खबर मैंने अभी पढ़ी थी कहीं। तो कुल मिलाकर यदि इजराइल अमेरिका जाता है तो क्या ईरान अमेरिका जाएगा बातचीत के लिए? क्योंकि बातचीत हमेशा थर्ड कंट्री पे होगा। तो ये बातचीत, क्या ट्रंप टाइम निकाल रहा है कुछ नया प्लानिंग करने के लिए? क्योंकि इजराइल ट्रंप को यहां से निकलने नहीं देगा। और ट्रंप को मजबूरी है कि यहां मरना, मरना मतलब मार खाना। आपका एयरफोर्स मार खा गया, आपका नेवी मार खा गया। अब लैंड ट्रूप जो 50,000 आपके सोल्जर है, लोगों को लगता होगा कि वो जो बार बार कहता है कि 50,000 ऑफ माई स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी देयर इन मिडिल ईस्ट एंड अनदर 5,000 इज कमिंग। वो 50,000 नहीं है, ओनली दिस 5,000 इज देयर। जो 50,000 है वो तो छुपा हुआ है कहीं, कोई होटल में छुपा हुआ, कहीं कहाँ छुपा हुआ है, कोई बेस पे नहीं है। बेस पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए हैं, मिलिट्री बेस बाप बाप कर रहे हैं लोग। तो क्या ये एक बार और 5,000 की शहादत लेगा? क्योंकि यदि इसने लैंड के ट्रूप उतारे, लैंड पे ट्रूप उतारे, जमीन पे ईरान में घुसने का प्रयास किया, तो जबरदस्त रिटेलिएशन होगा।
और फिर ईरान पूर्ण रूप से अमेरिका को हैंडल करेगा, और ये तीन, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, ये तीनों जो है इजराइल को एंगेज रखेंगे। इजराइल भी किससे लड़ेगा, कितने जगह से लड़ेगा? हाँ हाँ, ये जहां हुती क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल का दोनों लड़ने हो का गए। एक ही, इजराइल की एक ही ताकत थी लड़ने की, हम्म, जो ईरान युद्ध भी हमने भी देखा, क्योंकि हम्म, ईरान का युद्ध तब CNN बिल्कुल लाइव कर रहा था, आपको याद होगा। इराक वाला, हाँ। इराक युद्ध, सॉरी, तो इराक युद्ध जब CNN लाइव कर रहा था, तब पहली बार लोगों ने ऐसा युद्ध होते हुए देखा टेलीविजन पे। हम्म, तो इराक के जब भी कोई मिसाइल आते थे इसराइल पे, वो हवा में मार गिराता था, और उसका आयरन डोम काम कर जाता था, इंटरसेप्टर उसको गिराते थे। इराक के साथ क्या किया इसराइल ने, इससे क्या ईरान सीखा नहीं होगा कुछ, कि सिर्फ यही लोग सीखते हैं? ईरान ने ऐसी तैयारी करी कि पहले इसका आयरन डोम ही ध्वस्त कर दिया और इसको नंगा कर दिया, इसके जो सुरक्षा कवच कुंडल थे वो निकाल लिए, और अब ये खुला है। मतलब एक बार कवच कुंडल उतर गए, उसके बाद तो वो हमास भी मारता है, हिजबुल्लाह भी मारेगा, हुती भी मारेगा, और ये ओपन, उसको कुछ नहीं करना है, आना है तो लेना है। 40% स्ट्राइक रेट किसको कहता है आशीष जी? हाँ, 40% स्ट्राइक रेट उसमें जब आप बौछार करते हो, बौछार करने पे 40% स्ट्राइक रेट मतलब मरने का काम है। इसीलिए तो तेल अवीव जो है बिल्कुल खंडर हो चुका है। लेकिन इस हमले के बाद जो देखिए, दोनों अपने अपने देश में फंसे हैं। अमेरिका अपने देश में फंसा है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कुछ तो बताने के लिए चाहिए देश के सामने कि मैं ये लेके आया, मार खा के नहीं आया, और नेतन्याहू को जेल में नहीं जाना है। हाँ, इसलिए पूरे इजराइल को बर्बाद कर रहे हैं। वो पूरे अमेरिका का गुडविल स्टेक पे लगा कि अमेरिका की जितनी बेइज्जती कर रहा है, वो शायद ही कभी बेइज्जती हुई होगी अमेरिका की। तो ये जो वार्ता ईरान में होगी, वार्ता अमेरिका में होगी, ये वार्ता नहीं होगी। तो ईरान कहेगा अमेरिका में क्यों वार्ता ईरान में करो। कम से कम ईरान का रिकॉर्ड तो है, जो अपनी जबान दी तो जबान पे रहता है। नहीं, अमेरिका वाली वार्ता में तो बहुत पेच है। लाइए जरा खबर, लाइए आगे चलिए जरा खबर में। ये देखिए, 300 मौतों के बाद अब होगी बातचीत, लेबनान पर हमलों के बीच इजराइल का यू टर्न। जरा चलिए, यू टर्न क्या है, अंदर आइए खबर के। लेबनान पर इजराइल के हालिया हमलों के कुछ ही दिनों बाद दोनों देशों के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है। बता दें कि सीज फायर की घोषणा के बाद से लेबनान पर हुए इजरायली हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। एएफपी की जो है रिपोर्ट है, ये एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच अहम बातचीत होगी। तारीख भी तय हो गई, हम बता दे रहा हूँ, 14 तारीख। अमेरिका के विदेश विभाग के अनुसार इस बातचीत में युद्ध विराम और मौजूदा हालात पर चर्चा होगी ताकि तनाव को कम करने का रास्ता निकाला जा सके। आगे चलिए जरा। ये 14 को बातचीत लेबनान और इजराइल में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीधे बातचीत के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस बातचीत का मुख्य मुद्दा हिजबुल्लाह को निशस्त्र करना होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखिए कैसा शांति वार्ता कैसी होगी। हिजबुल्लाह के नेता अली फैयाद ने इजराइल के साथ किसी भी तरह की बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, लेबनान किसी भी सीधे बातचीत को स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहले इजराइल को हमले रोकने होंगे और सेना को पीछे हटाना होगा। लेबनान को युद्ध विराम में शामिल किया गया था या नहीं, यह बड़ा विवाद बन चुका है। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं था, जबकि ईरान और पाकिस्तान का कहना है कि लेबनान को शामिल किया गया था। इस बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। सेना का आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने हिजबुल्लाह से जुड़े लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया है। लॉन्च साइट्स वही जिनसे अभी मिसाइल दागने का मैं लेटेस्ट वीडियो, ऑफिशियल वीडियो दिखाया, उन्हीं साइट्स को निशाना बना रहे हैं। अब जरा वो विजुअल दिखाइए, लेबनान का विजुअल।
लेबनान के लोग शांति वार्ता चाहते कि नहीं चाहते हैं, मौत बरस रही है मिसाइल के रूप में इजरायली। लेकिन ये देखिए, ये लेबनान है और लेबनान की में बेरूत में लोग सड़कों पर हैं। इसके खिलाफ की शांति वार्ता हमें नहीं चाहिए। पीपल ऑफ लेबनान टुक टू द स्ट्रीट्स ऑफ बेरूत in solidarity with the resistance and to protest against the Lebanese government's negotiations with the Zionist enemy. ये जियोनिस्ट एनिमी के साथ किसी भी तरह की लेबनीज सरकार के नेगोशिएशन के खिलाफ राजधानी की सड़कों पर ये स्थिति है लेबनान में। इनसे लड़ना, बार बार कह रहा हूं कि इस युद्ध में हथियार तो दिखे ही दिखे हैं, लेकिन हथियारों के साथ एक जो जज्बा नजर आया है वो बहुत सारे युद्धों में नहीं नजर आया था। इस युद्ध जो में यहाँ आशीष जी एक बात और कह दी, जो वेस्टर्न मीडिया का जो एक प्रोपेगेंडा अभियान चलता है कि हाँ ईरान में लोग विरोध में हैं, हाँ लेबनान में लोग हिजबुल्लाह के विरोध में हैं, कहीं हुती के विरोध में हैं। लेकिन ये यदि आज लेबनान के बेरूत में यदि लोग सड़कों पे रहे सरकार के रवैये के खिलाफ, इसका मतलब वो हिजबुल्लाह के साथ है। ईरान में यदि जनाजे में 7-7 लाख लोग निकलते हैं दिन में और करोड़ों लोग पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर के वहां पे जाके शहादत के लिए खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब उस रिजिम के साथ लोग हैं। तो ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा जो बिल्कुल भारत जैसे देश में बिल्कुल इजीली खपत होती है उसकी, वो सब एक्सपोज हो गए हैं। ईरान में खेमेनी के साथ लोग हैं, ये बिल्कुल रेखांकित हो गया है 10 बार। लेबनान का आज बेरूत की भीड़ जो बताती है वो ये सब हिजबुल्लाह के साथ है और इजराइल के विरोध में है। अच्छा, लेबनान एक अलग ही तरह का देश है। लेबनान जो है वहां पर टारगेट करने का मकसद, लेबनान सोचिए इस्लामिक कंट्री जितनी है या मिडिल ईस्ट में, वहां का ढांचा और लेबनान का ढांचा सबसे अलग है और उसको ये टारगेट कर रहा है। बड़ा मतलब आइडियल सा ढांचा है। लेबनान में राष्ट्रपति क्रिश्चियन होता है, ईसाई। प्रधानमंत्री वहां का सुन्नी मुसलमान होता है और स्पीकर की पोस्ट बड़ी महत्वपूर्ण है, जिससे भी गलीबाफ आए हैं ईरान की संसद के स्पीकर शिया मुसलमान होता है। उस देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। बताइए, ईसाई वहां पर राष्ट्रपति ईसाई, ये ढांचा ही ऐसा बनाया है लेबनान ने। बहुत मतलब अद्भुत सा है कि ईसाई राष्ट्रपति, सुन्नी मुसलमान प्रधानमंत्री और शिया स्पीकर, सभी को अकोमोडेट किया है। सब। और उस देश में हिजबुल्लाह जो है रेजिस्टेंस ग्रुप के रूप में, ये हिजबुल्लाह पूरा का पूरा बेसिकली अगर कहा जाए तो लेबनान में जो आम जन है वो समानांतर एक सरकार ये हिजबुल्लाह चलाता है। आम लोगों का साथ हिजबुल्लाह के साथ है, मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। इधर लेबनान की स्थिति और लेबनान में इजराइल की स्थिति और इजराइल की पाकिस्तान में स्थिति, ये सब जब हम चर्चा करते हैं सारा जोड़ के करते हैं। जरा अगली हेडलाइन लाइए। सब एक दूसरे को निपटाते हैं। हाँ, इजराइल हमारे, ये हेडलाइन भी देखिए महत्वपूर्ण है। इजराइल हमारे और हम इजरायलियों के रडार पर, बड़ा स्पष्ट है। इजराइल हमारे रडार पर है और हम इजरायलियों के रडार पर है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा, छिड़ सकती है एक नई लड़ाई। ये नई लड़ाई छिड़ने की बात सुनकर ही आजकल युद्ध के माहौल में भय जो है का वो बन जाता है। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं अबसार आलम पाकिस्तान के। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि इजराइल ने अब तक गाजा और लेबनान में बमबारी की है। उसने ऐसे देशों को निशाना बनाया है जिनके पास सेना के नाम पर कुछ भी नहीं है। ईरान से हुए टकराव ने साफ कर दिया है कि इजराइल को ये लड़ाई भारी पड़ रही है। अगर पाकिस्तान से इजराइल उलझा तो उसे भारी पड़ जाएगा। आगे चलिए जरा, अगला, उसे भारी पड़ जाएगा। आगे बढ़िए। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इजराइल और पाकिस्तान के बीच क्या क्या होता है। आज इजराइल हमारे रडार पर और हम इजराइल के रडार पर हैं। अब तो कह सकते हैं कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मतलब ये बैठने की तैयारी है साथ में। ये पाकिस्तान की तरफ से धमकी है। आगे देखिए।
उन्होंने आगे कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगर पाकिस्तान से उलझना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सोच लीजिए, पाकिस्तान 80 साल से अपने से कई गुना बड़े भारत से लड़ रहा है, तो आप फिर क्या चीज हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आप नरसंहार कर रहे हैं, तो इसमें एक सच्चाई है, क्योंकि आपने गाजा और लेबनान में लगातार नरसंहार किया है। हटा दीजिए। अब भाऊ, फाइनल सवाल इस कार्यक्रम में जो है यही इतना है, बहुत इसको लंबा नहीं खींचने वाला कार्यक्रम। यही फाइनल नहीं, सवाल, इजराइल क्या देखिए अब इजराइल दुनिया भर में इजराइल क्या आइसोलेशन में जा रहा है? सिर्फ अमेरिका, बिल्कुल एकमात्र अमेरिका है इसका बाप कह लीजिए, आका कह लीजिए, जो भी है। बिल्कुल। देखिए इजराइल जो नरसंहार कर रहा है उसके खिलाफ पूरा यूरोप है। हम्म, वह क्रिश्चियनिटी, अब वह धर्म पीछे पड़ गया है हम्म, और मानवीय मूल्य आगे आए हैं। हम्म, हम्म, इजराइल आक्रांता है। हम्म, इजराइल फिलिस्तीनियों के जमीन पे बसाया गया है। हम्म, इजराइल को थोड़ी बैठने को जगह क्या दी, उसने तो पूरे बर्फ पे ही कब्जा कर लिया। हम्म, तो सारा थर्ड वर्ल्ड जो नॉन अलाइनमेंट जो लोग अभी भी है, बहुत सारे देश, ये ठीक है कि हम्म, उनका जो लीडर था भारत वो जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया, हम्म, लेकिन अभी लंका ने कहा कि हम नॉन अलाइंड हैं, हमें कोई हम्म, लेना देना नहीं। हम्म, तो वो लोग आज भी इसराइल के प्रति सिंपैथाइज या फिलिस्तीन के प्रति सिंपैथाइजर है। ईरान को लोग क्यों झेल रहे हैं? जस्ट अमेरिका की वजह से झेल रहे हैं इजराइल को। इसराइल को। और इसराइल को झेलना इसलिए भी पड़ रहा है, अमेरिका की भी मजबूरी है कि अमेरिका में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जूस के हाथ में, सारी मेजर बैंक जूस के हाथ में, बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस जूस के हाथ में है। मुझे लगता है कहीं अमेरिका में धर्म युद्ध नहीं छिड़ जाए इनके खिलाफ, कि तुम्हारी वजह से हमें परेशानी हो रही है। और इसराइल ने अमेरिका का इतना दुरुपयोग किया और इतने जगह दुश्मनी मोल ली। अब सपोज पाकिस्तान यदि युद्ध करता है तो क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करेगा इसराइल को बचाने के लिए? अब करना तो नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन क्यों? फादरलैंड बोल के आए हैं। फादरलैंड बोल दिया तो बेटा जाएगा बचाने, हो सकता है। 100 रुपए का मेडल बहुत बड़ा लगता है उनको, गले में डाल के घूम रहे और पूरा विश्व हंस रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नए समीकरण बन रहे हैं ना आशीष, ये नए समीकरण आने वाले समय में अमेरिका को बहुत बड़ा चैलेंज सुपरमसी को दे रहे हैं। और ये चैलेंज अमेरिकन डॉलर को होगा, लिख लीजिए मुझे, अमेरिकन टेरिफ के दादागिरी पे होगा। तो इजराइल और अमेरिका दो ही बचेंगे फिर एक दूसरे को, तुम ही आयात करो और तुम ही निर्यात करो एक दूसरे को, डॉलर डॉलर खेलो। बाकी जगह चाइना ले लेगा, सिंपथाइजर। देखिए चाइना भारत को भी सामान दे रहा है और अच्छा खासा दे रहा है। ये आम अंधभक्तों के लिए चीन के खिलाफ वो गाली गलौज करते हैं, लेकिन चीन से यदि माल नहीं आया तो हमारा फार्मा इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल हो जाएगा, हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल हो जाएगा। नहीं, चीन की तो ऐसी दुनिया भर में उसने अपनी ऐसी इंपॉर्टेंस बना ली है ना, कि उसको आप पसंद करो चाहे ना पसंद करो, चाहो या ना चाहो। जब आप पॉलिटिकल जब आप एनालिसिस करते हैं आशीष जी, तब ये नहीं देखा जाता है कि हम भारतवासी है तो भारत कितनी भी गलती करे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं उसने सही करा, ऐसा नहीं होता ना। गलती अपने देश की हमने उजागर करेंगे तो कौन करेगा? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान स्कोर कर गया ये हम कहते हैं, डिप्लोमेटिकली ईरान तो सुपीरियर साबित हुआ अमेरिका और सब लोगों से, ये दिखता है आंखों के सामने। नहीं, पाकिस्तान स्कोर करके इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ में आज पूरे एशिया में यदि कोई ताकतवर बन के उभरा है तो ईरान बन के उभरा है। कौन अमेरिका से लड़ने की हिम्मत करता है, मुझे बताइए। पाकिस्तान के बाद आज पाकिस्तान इजराइल को धमका रहा है ना कि तुमको मारेंगे, घुस के मारेंगे। पाकिस्तान जिस कंडीशन में था,
2014 से पहले, 14 के बाद तो मोदी जी ने एकदम उसको पाताल में पहुंचा दिया। हाँ। 14 से पहले पाकिस्तान दुनिया में अछूत हो गया था। बिल्कुल। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ गया, ग्रे लिस्ट में था, आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में था, आतंकवाद का अड्डा दुनिया भर के देश कहते थे, भारत में आके अमेरिकी राष्ट्रपति कहता था, धमकाता था। आज मतलब एक समय था जब एक कमजोर प्रधानमंत्री था, बस देश 2 लाइन समझ ले इस बात को, इस देश में बहुत कमजोर प्रधानमंत्री था मोदी जी के हिसाब से, कम बोलने वाला और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। विश्व में भारत का डंका बज रहा था। प्रधानमंत्री भारत कमजोर था, विश्व में भारत का डंका बज रहा था। अब नहीं, ये 56 भारत का डंका तो छोड़िए, भारत का डंका तो आज लोग कह रहे बज रहा है, मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूं। पाकिस्तान से हाँ, बहुत मोह है ना कि नहीं, पाकिस्तान के पास आटा है कि नहीं है। पाकिस्तान दुनिया भर में आइसोलेटेड था। भारत में खड़ा होकर के अमेरिकी राष्ट्रपति कहता था कि अगर पाकिस्तान की धरती से या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हुआ तो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान को मतलब एक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में खड़े होकर के आतंकवाद का प्रायोजक बताता था, और मोदी जी आए तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि आतंक के खिलाफ लड़ने वाला हमारा सबसे मजबूत साझेदार पाकिस्तान। ये फर्क है, बस 2 फर्क में 2 स्टेटमेंट। भारत में खड़े होकर ओबामा ने कहा था कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक अगर बंद नहीं किया तो तुमको ठीक नहीं हुआ तुम्हारी सेहत के लिए, यानी तुम पाकिस्तान को उन्होंने कहा आतंक का प्रायोजक। और ट्रंप कहा, जब मोदी जी 12 साल डंका बजाए दुनिया में, तो ट्रंप बोला, मुनीर को बुलाया लंच पे और कहा पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का सबसे मजबूत साझेदार है। फर्क देख लीजिए, ये फर्क नरेंद्र मोदी ने 18 घंटे काम करके लाया। ये फर्क 2 सेंटेंस सामने लिख लीजिए, अगर आपको शर्म ना आए तो आप मान लीजिए कि आप भी अंधभक्त हैं। 2 सेंटेंस सामने रखिए और शर्म न आवे तो अंधभक्त हैं, आप आगे टिक लगा लीजिए अंधभक्त वाले पे। हमको इजाजत दीजिए, ये डंका जो बजा रहे हैं, भारत की लंका लगा दिया इस आदमी ने डंका बजाते बजाते। जो पाकिस्तान जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, मतलब दुनिया में ऐसे हीन भाव से, हे दृष्टि से लोग देखते थे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान पैसा नहीं दे रहा था आशीष कोई। आईएमएफ से लेके सब जगह पे जापान ने गारंटी लेके पैसा दिलवाया था। पैसा नहीं मिल रहा था, सामान नहीं मिल रहा था, सब लोग, कोई भारत के साथ लोग खड़े थे उनको आतंकी बोलते थे। आज पाकिस्तान ने अपने आप को कहा, क्या ये पाकिस्तान ने नहीं कहा। इस पाकिस्तान को ऊंचाई दिलवाने के लिए हमारे साहब रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, इन्हें मतलब ही नहीं, सरकार इनके नाकारापन से लीडरशिप पाकिस्तान ले रहा है और हम हाथ मलते बैठ रहे हैं, जबकि हमारा देश बहुत काबिल है उससे। डिप्लोमेसी सत्यानाश कर दिया। डिप्लोमेसी पता नहीं है, तुकबंदी भिड़ाने वाला प्रधानमंत्री बिठा लिया हमने, न उसे डिप्लोमेसी का डी पता है, न फॉरेन पॉलिसी का एफ पता है। जयशंकर जैसे जो है और हरदीप पुरी जैसे उसको डिप्लोमेट मिले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और चीन में क्या क्या किया वो तो सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं। तो वैसे ही जोड़ी मिल गई है और वैसे ही जोड़ी का कनेक्शन जुड़ गया वो एक्सोटिक आइलैंड से, और फिर मजा लेने लगे, सब मजा आ रहा है। एप्स्टीन ने बहुत डैमेज किया भाई, एप्स्टीन ने बहुत डैमेज किया। क्या हमारी विदेश नीति डिरेल होने के लिए भी एप्स्टीन जिम्मेदार था? क्या एक षड्यंत्र के तहत ये सब करा गया कि भारत अमेरिका का पिछलग्गू बने, इजराइल को अपना बाप कहे? ये सब एप्स्टीन की महिमा है। लेकिन कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको, और क्योंकि हम जो मुख्य विषय हमारा था इजराइल के आइसोलेशन का, वो आइसोलेशन समझना और ट्रंप की मुसीबत समझने के लिए आपको 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सुनना पड़ेगा। एक तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री। पहले कनाडा के प्रधानमंत्री वाला ट्वीट लाइए, ट्वीट दिखा दें। ये देखिए, ब्रेकिंग, कनाडियन पीएम कार्नी, he said we believe that ceasefire must be extended to Lebanon and it needs to include it now, the world needs peace now। दुनिया को अब शांति चाहिए और अब इस सीज फायर का एक्सटेंशन होना चाहिए, लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। यही दबाव जिस शुरुआत में मैंने कहा था अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है,
उसी अंतरराष्ट्रीय दबाव का ये पहचान है। और दूसरा ट्वीट लाइए जरा, उनका ट्वीट लाइए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का। ये क्या कह रहे हैं, यूके पीएम कीर स्टारमर, आई एम वेरी क्लियर दैट आई एम फेड अप ऑफ दिस ट्रम्प बिकॉज ऑफ हिम, लाइक हिम, पीपल आर सफरिंग, इकोनॉमी इज सफरिंग एंड द वर्ल्ड इज सफरिंग। मैं, हालांकि इसमें केवल ट्रम्प लिखा है, उन्होंने कायदे से बोला जो है वो बताऊं, उन्होंने कहा कि ट्रम्प और पुतिन दोनों से मैं फेड अप, मतलब आज ही जा गया हूं। ये दोनों दुनिया में महंगाई, मुसीबत, सब चीज के लिए ये जिम्मेदार हैं। दोनों को जरा आप सुनवा दीजिए और उसके बाद कार्यक्रम खत्म करिए। दोनों को सुनवा दीजिए। Despite the ceasefire, Israel continues to bomb Lebanon. Does something need to be done to keep Israel in check to help bring peace to the region, maybe such as sanctions? Thank you for the question. The ceasefire is very fragile. I think that's obvious. The ceasefire needs to include Lebanon. That certainly had been the understanding, and that needs to be the reality on the ground. That, of course, means that Hezbollah, a terrorist organization, needs to be brought under control. That is the effort of the government of Lebanon. चलाइए, अब कीर स्टारमर को चलाइए। I'm fed up with the fact that families across the country see their bills go up and down on energy, businesses' bills go up and down on energy because of the actions of Putin or Trump across the world. The economics aren't. चलिए, ये ट्रंप की स्थिति है, जो ट्रंप के हर कदम पर, या अमेरिका से कहें के लिए हम कहें ट्रंप के बजाय, हर कदम पर अमेरिका के साथ चलते थे, वो आज अमेरिकी राष्ट्रपति से फेडअप हो गए हैं, आज ही जा गए हैं, ऊब गए हैं। और इजराइल को नसीहत अब पूरी दुनिया दे रही है। तो मुझे इजाजत दीजिए, आप लोग देखते रहिए, फिर अगले अपडेट के साथ आऊंगा। नमस्कार।